गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? पीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक छोटा सा प्रोसीजर पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लंबर पंक्चर। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर आप लोग को देखने को मिलेगा लंबर पंक्चर। डॉक्टर लोग अपने डायग्नोसिस को क्लियर कंफर्म करने के लिए लंबर पंक्चर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की डिजीजेज होती हैं, जैसे कि किसी को मेनिंजाइटिस हो गया, किसी को इंसेफेलाइटिस हो गया, किसी को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो गया, किसी को क्या कहते हैं हाइड्रोकेफेलस है। बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जिनमें हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं, और इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं स्पाइनल टैप। एडल्ट में L3 और L4 के बीच में नीडल को इंसर्ट करते हैं, और बच्चों में L4 और L5 के बीच में लंबर रीजन में इंसर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि करके क्या है इसका लंबर पंक्चर। लंबर puncture is also known as spinal tap। से हम लोग स्पाइनल टैप के नाम से भी हम लोग से जानते हैं। ठीक है, फिर क्या है लंबर पंक्चर इज ए medical procedure in which needle inserted in lumbar region। अब इसमें दो चीजें आ जाएंगी। एक तो हम किसकी बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे एडल्ट में, और दूसरी बात किसमें करेंगे, पीडिया में। आगे देखते हैं इसमें। अगर एडल्ट में हम लोग इसमें नीडल डालनी है तो कहां पे डालेंगे, एडल्ट में, और बच्चों में चिल्ड्रेन में। एडल्ट में जो डालेंगे वो L3 नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में, और जो चिल्ड्रेन है उनमें L4 और L5 के बीच में डालेंगे। ठीक है, तो लंबर पंक्चर इज ए मेडिकल प्रोसीजर इन विच नीडल इंसर्टेड इनटू द लंबर रीजन। एडल्ट में यहाँ पे और चिल्ड्रेन में यहाँ पे। फॉर किसके लिए करेंगे, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, और डायग्नोस्टिक पर्पस। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम लोग डालेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, थेराप्यूटिक पर्पस। अगर हमको कोई इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो उसके लिए भी हम लोग डालेंगे इसमें लंबर पंक्चर नीडल को या स्पाइनल नीडल को, या फिर कोई दवा वगैरह, कुछ दवाएं हैं जो हम लोग डायरेक्ट इसमें देते हैं। उसमें उस रूट को क्या हम लोग बोलेंगे, इंट्राथीकल रूट मतलब डायरेक्ट हम लोग स्पाइनल के थ्रू हम लोग CSF में मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं। तो आगे देखते हैं कब इसका क्या इंडिकेशन रहता है और कब इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे हम लोग इंडिकेशन को देखेंगे, डायग्नोस्टिक पर्पस से कैसे करते हैं और थेराप्यूटिक पर्पस से कैसे करते हैं। इंडिकेशन में दो पॉइंट पढ़ने हैं हम लोग को, डायग्नोस्टिक पर्पस और एक थेराप्यूटिक पर्पस। इंडिकेशन फॉर LP। अगला देखेंगे हम लोग, इसके इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन फॉर LP। अब हम लोग इसको शॉर्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में LP बोलते हैं। तो उसमें पहला क्या है, फर्स्ट डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पस। तो डायग्नोस्टिक पर्पस में जैसे किसी को एंसेफेलाइटिस हो गया, किसी को मेनिंजाइटिस हो गया, किसी को सब अरेक्नॉइड हेमरेज है,
किसी को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो गया, किसी को हाइड्रोकेफेलस होगा, किसी को एक्सेस CSF बन रहा है ना। तो ये सारी चीजें में हम लोग करते हैं। पहला क्या लिखेंगे इसमें, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस, उसके बाद सब अरेक्नॉइड हेमरेज, हेमरेज। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इनटू द आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नोन एज मेनिंजाइटिस। और इंसेफेलाइटिस, जो इंसेफेलाइन में स्वेलिंग आ जाए उसको बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वो कौन कौन से रहेंगे, जैसे कि आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस और जीबी सिंड्रोम, ये आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें माइलिन सीथ जो होती है उसका डिस्टरबेंस होता है, और जीबी सिंड्रोम जो होता है ये चिकन पॉक्स का कॉम्प्लिकेशन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीबी सिंड्रोम। जीबी सिंड्रोम में क्या होता है, असेंडिंग पैरालिसिस होती है, पैर से ऊपर की तरफ जाता है ये पैरालिसिस, और उसमें डायफ्राम तक पहुंचते पहुंचते उसमें क्या हो जाता है, हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है। जीबी सिंड्रोम जो है वो चिकन पॉक्स का कॉम्प्लिकेशन है। उसमें पैरालिसिस जो होती है पैर से ऊपर की तरफ आती है, और जैसे डायफ्राम तक पहुंचती है सेंसेशन पहुंचने लगता है, वैसे उसे सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती जाती हैं। ठीक है, एक और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर को भी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, नीडल को डालते हैं। किसका प्रेशर, CSF का प्रेशर, यहाँ पे लिख लो CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब इन सब चीजों को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को पहले से इन्फ्लामेशन में हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो पता है मेनिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इनटू द आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन, इंसेफेलाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इनटू द इंसेफेलॉन। ठीक है, सब अरेक्नॉइड हेमरेज मतलब जो आउटर उसका क्या कहते हैं कवरिंग होती है ब्रेन की, अरेक्नॉइड के नीचे वाला जो स्पेस होता है, अगर वहां पे हेमरेज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड। सब का मतलब नीचे, और किसके नीचे, अरेक्नॉइड के नीचे। आगे देखते हैं हम लोग थेराप्यूटिक पर्पज में क्या करते हैं। थेराप्यूटिक पर्पज में, थेराप्यूटिक मतलब कि इसमें कुछ हमें दवा वगैरह अगर देनी हो, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना हो डायरेक्ट, तो कैसे करेंगे, है ना। उसके लिए भी हम लोग स्पाइनल पंक्चर करते हैं, नंबर पंक्चर करते हैं। दूसरा क्या रहेगा हमारा, दूसरा रहेगा थेराप्यूटिक पर्पज, थेराप्यूटिक पर्पज। इसमें पहला क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव, ज्यादा CSF जो बना हुआ है, एक्सेसिव CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये क्या करेगा, विच इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, 5 to 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, पहले वीडियो में भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और CSF बनने की दर पर मिनट कितना बनता है, पर हार्स कितना बनता है, 24 हार्स में कितना बनता है, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर इसमें और क्या रहेगा,
डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। कुछ दवाएं हैं उनको हम लोग डायरेक्ट इसमें एडमिनिस्टर करते हैं, किसमें, CSF में, ठीक है। तो इसमें ज्यादा फ्लूइड CSF बन रहा होगा तो उसको रिमूव करेंगे, नहीं तो ICP बढ़ जाएगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। और कुछ कंडीशन होते हैं जिनको हम डायरेक्ट दवा उसमें CSF में हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं इसका, हमें इसको करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। एसेप्टिक ढंग से करना इसको, लंबर पंचर को अगर नहीं करेंगे तो सीधे CSF के टच में अगर इन्फेक्शन पहुंच गया CSF में तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, पेशेंट को इन्फेक्शन होने का डर रहेगा और वो इन्फेक्शन सीधे कहाँ पे जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा, हर जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। मटेरियल, अगला पॉइंट, मटेरियल यूज्ड इन LP लंबर पंक्चर। क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए जब हम लंबर पंक्चर को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेराइल ग्लव और ड्रैपिंग चाहिए, उसके बाद एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया चाहिए, उसे लगाएंगे ताकि दर्द ना हो। फिर उसमें हमें और क्या चाहिए, कलेक्टिंग ट्यूब चाहिए जिसमें हम CSF का बोलेंगे सैंपल लेंगे, और हमें क्या चाहिए, ड्रेसिंग मटेरियल्स चाहिए CSF करने के बाद उसको पैक करने के लिए, ठीक है। हम देखते हैं कि करके आपको। स्टेराइल ग्लव्स, पहला पॉइंट क्या होगा, स्टेराइल ग्लव्स एंड ड्रैप्स। उसके बाद और क्या चाहिए हमको, लोकल एनेस्थीसिया है ना, फिर स्पाइनल नीडल। ड्रैप्स का क्या मतलब होता है, हमें वो चीजें चाहिए जिससे हम लोग उस जगह को क्लीन करेंगे। क्लीन का मतलब कि जैसे क्लीन वाले कौन से सॉल्यूशन आते हैं, स्प्रिट, सेवलॉन और बीटाडीन, ये सारी चीजें। और क्या चाहिए, मैनोमीटर और प्रेशर ट्रांसड्यूसर। अब एक्सप्लेन करेंगे ये है क्या। उसके बाद क्या चाहिए, कलेक्टिंग ट्यूब। उसके बाद स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल, ठीक। अब एक एक करके देखते हैं। स्टेराइल ग्लव्स चाहिए हमें, सर्जिकल ग्लव्स चाहिए, रीयूजेबल वाले नहीं चाहिए, और उनको स्टेराइल तरीके से बाकायदा हैंड वॉश, स्क्रबिंग करके आना है अगर हमें LP करना है। उसके बाद जो है स्टेराइल ग्लव्स पहने हैं, फिर उस जगह को ड्रैप करना है जहाँ पे हमें स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें लोकल एनेस्थीसिया को उस जगह पे लगाना है ताकि पेशेंट को पेन ना हो। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर वहाँ पे स्पाइनल नीडल को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर एडल्ट पेशेंट होगा तो L3 और L4 बीच में करेंगे, L3 और L4 के बीच में लंबर पंक्चर, और अगर बच्चे होंगे तो L4 और L5 के बीच में करेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, मैनोमीटर या प्रेशर ट्रांसड्यूसर चाहिए। कभी कभी क्या होता है, CSF का प्रेशर चेक करना होता है तो उससे कनेक्ट करके हम लोग ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या चाहिए हमको, कलेक्टिंग ट्यूब चाहिए जिसमें हमें सैंपल लेना रहता है, वो ट्यूब चाहिए, स्टरलाइज वो होती ही है, ठीक है। आपको स्टरलाइज तरीके से सैंपल लेना है और केयरफुली उनको रखना है। फिर स्टेराइल मटेरियल सैंपल होने के बाद में हमको उनमें पैक करना है, ड्रेसिंग करना है अच्छे तरीके से, एसेप्टिक ढंग से, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें कैसे करते हैं।
टेक्निक फॉर एलपी, है ना। कौन सी टेक्निक में करेंगे, ये तो मटेरियल हमें चाहिए, क्या क्या जरूरत पड़ती है। अब देखेंगे टेक्निक फॉर एलपी, कौन सी टेक्निक से हम लोग इसको निकालते हैं। टेक्निक फॉर एलपी, टेक्निक फॉर एलपी, ठीक है। अब इसमें टेक्निक क्या चाहिए हमको, पेशेंट की पोजीशनिंग, है ना। कौन सी पोजीशनिंग चाहिए, पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन में पेशेंट कैसा होना चाहिए, या तो नी चेस्ट, नी चेस्ट, नी चेस्ट और सी शेप इन सीटिंग कंडीशन। अगर वो बैठा है तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, सॉरी, सीटिंग कंडीशन में नहीं। अगर ये सुपाइन में है, ठीक है, सुपाइन में है तो उसको लेटरल करके नीचे ऐसे कर देंगे, जैसे वुम्ब में मदर के ये बच्चा रहता है इस तरीके से, तो उसका चिन और नी दोनों एक से, चेस्ट से, नी और चेस्ट एक ही में मिल रहे हैं ना, तो ये पोजीशन होगी। या फिर इसे हम लोग सी से बोलेंगे, ठीक है। या फिर लैटरल पोजीशन भी दे सकते हैं, लैटरल पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। दूसरा हम लोग सिटिंग में भी इसको कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन, सिटिंग एंड chin touches to the chest, ठीक है। ये तो पोजीशन की बात होगी, उसे सी से पोजीशन या फिर नी चेस्ट पोजीशन ऐसे करके उसको इस तरीके से करते हैं, क्यों, ताकि जो वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्री हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो ऐसे खुल जाए, तो आराम से उसमें नीडल इंसर्ट हो जाएगी। और अगर सिटिंग कंडीशन में करना है तो पेशेंट को ऐसे बैठा के किसी बेड पे या फिर रोटी टेबल पे यूं कर देना है, और उसके पैर, हाथ आगे की तरफ ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेस खुल जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग आराम से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। फिर स्किन प्रिपरेशन, स्किन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, स्किन प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि कई सारे पेशेंट होते हैं, उनके पीठ पे बहुत सारे बाल होते हैं, तो उनको सेव करना है ना। सेव करके फिर उसको एसएसबी से क्लीन करना है, मतलब सेवलान, स्प्रिट सेवलान और बिटाडिन से क्लीन करना है। देन फिर क्या करना है हमको, लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया को लगाना है फॉर रिमूविंग पेन, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें अब क्या होगा। लोकल एनेस्थीसिया को लगा देंगे ताकि उनको पेन ना हो, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नीडल को इंसर्ट करेंगे, नीडल इंसर्शन करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया को लगाया, फिर नीडल इंसर्शन, नीडल इंसर्शन, इंसर्शन और कलेक्ट सैंपल, या फिर मेजरमेंट ऑफ CSF प्रेशर। तो क्या करेंगे, नीडल इंसर्ट करके उसमें CSF का कलेक्शन करेंगे, और क्या कहते हैं, वो प्रेशर को मेजरमेंट अगर करना होगा तो वो कर लेंगे। नीडल इंसर्ट करते टाइम पेशेंट का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, वरना नीडल से हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है। प्रेशर जो इसमें मेजरमेंट करेंगे वो ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, ठीक है। सैंपल को एसेप्टिक ढंग से ट्यूब में कलेक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या कहते हैं,
नीडल को रिमूव करेंगे और पोस्ट प्रोसीजर मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, और नीडल रिमूवल, देन पोस्ट प्रोसीजर मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें नीडल रिमूव कर देंगे, पोस्ट प्रोसीजर मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग में क्या देखेंगे हम लोग, इसमें पेशेंट को हेडेक या फिर लीकेज तो नहीं हो रहा है सीएसएफ का, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी टेक्निक हो गई। क्या क्या हम उसमें करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, उसको पार्ट स्किन को प्रिपरेशन करेंगे, फिर नीडल सेट करेंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे और इसका सीएसएफ का प्रेशर मेजर करेंगे ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, नीडल को रिमूव करेंगे और फिर पोस्ट प्रोसीजर हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। इसके बाद देखते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, अगर कुछ भी एलपी से दिक्कत हुई, अनस्ट्राइलेशन हो गई या फिर इन्फेक्शन उसमें फैल गया, तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं पेशेंट में। कॉम्प्लिकेशन मतलब खतरे क्या क्या इससे हो सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन में हेडेक हो सकता है, इसको क्या लिखेंगे इसमें, पोस्ट प्रोसीजर हेडेक, और इन्फेक्शन प्लस ब्लीडिंग। पोस्ट प्रोसीजर हेडेक हो सकता है, उसको सर में दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग किससे होगी, क्योंकि वहां पे हैमरेज वगैरह हो सकता है, आप नीडल डाले और इधर उधर हो गया तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, हैमरेज हो सकता है। फिर कोई नर्व भी डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज, अगर नर्व डैमेज हो गई तो पेशेंट को क्या हो जाएगी, पैरालिसिस। उसके बाद नर्व डैमेज जिसको हो सकती है, नर्व डैमेज होने से उसको क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है। फिर इसमें हर्निएशन हो सकता है, हर्निएशन, इसमें जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस होगा उनमें जो सब्सटेंस या फिर सॉफ्ट पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ निकल आएगा, उसे हम लोग बोलते हैं हर्निएशन। तो ये आज हम लोगों ने देखा एक छोटा सा प्रोसीजर जिसको बोलते हैं लंबर पंक्चर प्रोसीजर। उसको कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है, क्या क्या हमें आर्टिकल चाहिए, क्या क्या उसमें एसेप्टिक तरीके से कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ों को हमने देखा। तो आप लोग पढ़िए, इसको याद करिए, नोट्स बनाइए, और अगर मैटर में कुछ दम लगता है आप लोग को तो इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड ग्रुप में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए बीके क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर टुडे।